लसियस ने भी लड़ाई छोड़ दी और ऐसे में रोमन युद्ध जीत गए और अफ्रीकी हार गए। इस तरह रोमन ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और अफ्रीकी फौज को लसियस समेत बंदी बनाकर रोम ले गए, जहां उस समय दो जुड़वा भाइयों गेटा और कैरिक की हुकूमत ही। रोम के पहले राजा बहुत ही ज्यादा रहमदिल थे। जब से इन दोनों भाइयों की हुकूमत आई थी, यहाँ की सारी जनता परेशान रहती थी, क्योंकि ये बहुत जालिम थे। यहाँ तक कि कैरी कला की तो दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। खैर, जनरल मार्कस की लीडरशिप में उन्होंने यह युद्ध जीत लिया था, जिसके जश्न के तौर पर गेटा एक प्रोग्राम रखता है अपनी और अपनी जनता की एंटरटेनमेंट के लिए। ये एक फाइटिंग प्रोग्राम था, जिसमें अब वह अपने दुश्मनों का सामना करवाने वाले थे। बहुत ही भारी और खूंखार बंदरों से लसियस समेत बहुत सारे कैदियों को युद्ध के इस मैदान में लाया जाता है। यहाँ पर ही लसियस को एक फ्लैशबैक आया, उसके बचपन का फ्लैशबैक। उसे ऐसा लगा कि जैसे यह जगह जानी पहचानी है। उसे याद आया कि बचपन में जब वह छोटा था, तो इसी मैदान से उसकी माँ ने उसे कुछ सैनिकों के साथ यहाँ से भेज दिया था। साफ जाहिर है कि लसियस का इस जगह से कोई गहरा ताल्लुक है। खैर, वर्तमान में देखते हैं कि यहाँ युद्ध के मैदान में युद्ध शुरू हो गया था। दुश्मन सैनिकों के ऊपर खूंखार बंदरों को छोड़ दिया गया था। ये खूंखार बंदर एक ही पल में हमला करके बहुत सारे सैनिकों को मार चुके थे। उनके मारने का अंदाज ऐसा था कि सैनिक अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे थे। लसियस और उसके एक दो साथी पहले दूर खड़े हुए, यह नज़ारा देखते रहे और फिर अपनी हिम्मत, अक्ल और बहादुरी से उन्होंने आगे बढ़कर उन बंदरों का मुकाबला किया। पीछे से उनके ऊपर हमला करते हुए उन्होंने उन्हें काबू किया और आखिर में ये लोग उन्हें मारने में कामयाब हो ही गए। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि लसियस को लड़ते हुए रोम के एक्स जनरल मकन उस बहुत ही गौर से देख रहे थे और उसके फाइटिंग प्रोग्राम के खत्म होते ही वह लसियस को अपने पास बुलाते हैं। वह लसियस से मिलते ही पहले उसकी तारीफ करते हैं, उसकी लड़ाई और हौसले। वह उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारी ताकत देखी है और इसे देखते हुए मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ो, मेरे ग्लेडिएटर बन जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी और शानदार जिंदगी दूंगा, वरना तुम जानते ही हो कि यहाँ कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। ऑफर जनरल मकन उसकी नहीं थी, लेकिन इस ऑफर को सुनते ही लसियस हंसने लगा। जनरल सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। तब लसियस ने कहा, मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं आया। मैं यहाँ आया हूँ तो आपके जनरल मार्कस की मौत के लिए मुझे उसका सिर चाहिए, क्योंकि उसने मेरी बीवी को मारा है। ये सुनते ही जनरल कहते हैं, तुम्हारा काम मेरे जिम्मे, तुम्हें मार्कस का कटा हुआ सिर मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरी बात मानोगे। अगले सीन में अब हमें जनरल मार्कस को उनकी पत्नी लुसिला के साथ दिखाया जाता है। लुसिला रोम की राजकुमारी थी। ये रोम पहले उसके डैड का था और उसके डैड के मरने के बाद यह सारा रोम लुसिला के हस्बैंड को दे दिया गया, जिसकी भी एक युद्ध में मौत हो गई और अब लुसिला की जनरल मार्कस से शादी की गई। यहाँ जनरल मार्कस लुसिला से बात कर रहे थे कि अब इस हुकूमत के हकदार वे है गेटा और कैरिक ने, इसीलिए उन्होंने बगावत का प्लान किया है और कुछ दिन बाद वह खुद गेटा और कैरिक के खिलाफ एक बड़ी जंग करने वाले हैं। खैर, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लसियस को दोबारा एक ग्लेडिएटर से, यानी एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़ने के लिए बुलाया गया था और ये फाइट भी सिर्फ यहाँ के हुक्मरानों की एंटरटेनमेंट के लिए रखी गई थी। इस बार जो ग्लेडिएटर उसके मुकाबले में आया था वह सालों से चैंपियन रहा था और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। इसी वजह से लसियस पर भी भारी पड़ता रहा, लेकिन लसियस ने भी हिम्मत नहीं हारी। पहले अपने डिफेंस के लिए लड़ा और आखिर में सामने वाले ग्लेडिएटर की कमजोरी को भांपते हुए उसके हाथों को पकड़कर कंट्रोल करते हुए उसे चाकू से स्टैप करके मार देता है। ये वह समय था जब सब हैरानी से खड़े हो गए थे, क्योंकि लसियस ने अब तक के सबसे एक्सपीरियंस ग्लेडिएटर को मार डाला था। गेटा भी इस समय लसियस से इम्प्रेस होकर उसकी तारीफें करने लगता है। गेटा की तारीफ के जवाब में लसियस ने यहाँ से एक कविता कही। ये कविता बचपन में उसे उसकी माँ ने सुनाई थी और ये रोमन भाषा में सभी इस कवि को सुनकर हैरान हो गए और तुरंत ही जनरल मार्कस वहाँ आए और लसियस को अपने साथ ले गए। जेल में पहुंचने के बाद उन्होंने लसियस से सवाल किया, आखिर तुम कहाँ से हो, तुम पैदा कहाँ हुए थे? क्योंकि अब यह कविता सुनने के बाद उन्हें भी शक होने लगा था कि कहीं यह लुसिला का बेटा तो नहीं, लेकिन मकन उसके 100 बार पूछने पर भी लसियस इस बात को साफ नहीं बताता। अगले सीन में हमें जनरल मार्कस को दिखाया जाता है जो अपनी बगावत की तैयारी कर रहे थे। इस समय वहाँ के सीटर, बहुत सारे सरकार के जासूस और खास लोग भी जनरल मार्कस का साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे वहाँ के राजा गेटा की ज्यादतियों से तंग आ चुके थे। जनरल मार्कस इन सभी को बताते हैं कि उन्होंने अपनी एक खास सेना बनाई है, जिसमें लगभग 5000 हाथी हैं और वे इसी सेना के जरिए महल पर हमला करवाएंगे। अब अगला दिन आता है और हम देखते हैं कि गेटा ने एक और ग्लेडिएटर फाइट का आयोजन किया। यह लड़ाई लसियस और उसके आदमियों के लिए थी। इस बार जो ग्लेडिएटर लाया गया था वह एक गैंडा था और उसे एक रोमन सैनिक ही कंट्रोल कर रहा था। अगर कोई गैंडे के वार से बच जाता तो सैनिक उसे कोड़े मारकर खत्म कर देता। यह लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि इस मैदान से किसी भी कैदी का जिंदा बचना नामुमकिन था। लड़ाई शुरू होती है लसियस से पहले उसके 3 साथी कैदियों को गेंडे के सामने लाया जाता है, जिन्हें गेंडे ने एक एक बार से ही मार दिया। अब आखिर में लसियस की बारी आती है। लसियस बहुत होशियार था। गेंडे के पहले हमले से वह साइड हटकर अपनी जान बचाता है। दूसरी बार जब गेंडा लसियस के पास आता है तो वह मैदान की मिट्टी उठाकर हवा में ऐसे उछलता है कि गेंडे को कुछ नजर ही नहीं आता।
यह करते ही वह दीवार की ओर मुड़ जाता है। गैंडे ने जैसे ही उसे देखा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लसियस फिर से वहां से हट गया। इस तरह गैंडे का सिर दीवार में ढक गया। अब क्योंकि वह गैंडे से तो बच चुका था, गैंडे के ऊपर बैठा सैनिक लसियस से लड़ने के लिए नीचे उतरता है। यह ग्लेडिएटर पिछले ग्लेडिएटर से कहीं ज्यादा ताकतवर और अनुभवी था। उसके हमले लसियस को समझ नहीं आ रहे थे। लसियस अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह खुद को बचाए, लेकिन इस दौरान वह कोई भी हमला सामने वाले ग्लेडिएटर पर नहीं कर पाता। इससे पहले कि लसियस कोई चाल चलता, सामने वाले ग्लेडिएटर ने उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वह ग्लेडिएटर लसियस को मारने ही वाला था कि गेटा ने एक इशारा कर इस लड़ाई को रुकवा दिया। गेटा लसियस को एक और मौका देना चाहता था। उसे लसियस का टैलेंट पसंद आया था। लसियस को मौका देते हुए गेटा ने वही कविता पढ़ी जो पिछली फाइट में लसियस ने उसके लिए पढ़ी थी। गेटा के मुंह से यह कविता सुनकर लुसिला को पुरानी बातें याद आने लगी। ये कविता उसे सुनी सुनाई लग रही थी, लेकिन यह कहाँ सुनी थी, ये उसे याद नहीं आ रहा था। कमरे में जाकर भी वह यही सोच रही थी और आखिरकार उसे याद आ ही गया। जब अपने पति की मौत के बाद उसने लसियस यानी अपने बेटे को सैनिकों के साथ यहाँ से भेजा था, तब उसने अपने बेटे से यह कविता कही थी। यह देखकर लुसिला समझ गई कि लसियस कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बेटा है। यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों लुसिला ने लसियस को अपने से इतना दूर भेज दिया था। जब लसियस के पिता युद्ध में मरे थे, तब लसियस बहुत छोटा था और कानून के अनुसार अगला राजा लसियस बनने वाला था। लेकिन उसकी छोटी उम्र की वजह से कोई भी उसे मारकर यह तख्त हासिल कर सकता था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए लुसिला ने बहुत बड़ा फैसला किया और अपने बेटे को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। लुसिला अब यह तख्त और यह हुकूमत किसी और के पास नहीं देख सकती थी। उसने फैसला किया कि वह आज रात ही जाकर लसियस को यह सारी सच्चाई बताएगी। जेल में आते ही लुसिला ने लसियस से पहले माफ़ी मांगी, क्योंकि उसने अपने बेटे को खुद से बहुत दूर कर दिया था। यही वजह थी कि वह अब तक अपने बेटे को पहचान भी नहीं पाई थी। इसके बाद लुसिला ने उसे बताया, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस समय यह मेरी मजबूरी बन गई थी। तुम्हारे पिता के मरने के बाद बहुत से लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए थे और इन सभी लोगों से बचाने के लिए मैंने तुम्हें इतना दूर भेज दिया। तुम मेरे सगे बेटे हो। इस जगह के असली वारिस और असली हुक्मरान लुसिला तो और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लसियस गुस्से में था। न जाने क्या बातें उसके दिमाग में जल रही थीं। क्या कुछ उसे तंग कर रहा था, इसलिए उसने लुसिला को डांट कर यहाँ से भेज दिया। अगले सीन में हमें अगला दिन दिखाया गया, जहाँ दोबारा से लसियस को एक और जंग में लड़ना था। ये लड़ाई पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। यह लड़ाई एक जहाज़ पर होनी थी, जो जहाज़ एक ऐसे पानी में था जिस पानी के अंदर खुले भूखे शार्क छोड़े गए थे। अगर लसियस हार जाता तो उसे पानी में फेंक दिया जाता, और अगर वह लड़ते लड़ते खुद अपना बैलेंस खराब करके पानी में गिर जाता तो शार्क उसे खा लेती। इस बार भी वह बहादुरी से लड़ता है और अपने सामने वाले ग्लेडिएटर को मारकर वह एक तीर दोबारा उठाता है और जनरल मार्कस की तरफ फेंकता है। उसने यह वार इसलिए किया था क्योंकि जनरल मार्कस ने उसकी बीवी को मारा था और वह यहाँ पर सिर्फ जनरल मार्कस को मारने के लिए ही आया था। लेकिन इस बार लसियस का निशाना चूक गया और तीर जाकर गेटा की कुर्सी पर लगा। हमारा तो कोई नहीं था, लेकिन जनरल मार्कस अपनी सिक्योरिटी के साथ वहाँ से उठ गए। वह अपने कमरे में गए तो हमने देखा वह अभी भी अपनी जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तभी लुसिला उनके पास आई और उन्होंने सबसे बड़ी खबर जनरल मार्कस को यह दी कि उनका बेटा यानी लसियस वापस आ गया है, जो इस जगह का, इस तख्त का असली हकदार है। इस बात ने जनरल मार्कस को बहुत बड़ा झटका दिया था, क्योंकि वह तो खुद यहाँ पर हुकूमत करने के सपने देख रहे थे। तभी उनकी ये बातें किसी एक मेड ने भी सुन ली और उसने जाकर यह बात जनरल मकन को बताई, जो यहाँ के पुराने जनरल हैं और जिन्होंने लसियस को शुरू में अपना ग्लेडिएटर बनने का ऑफर भी किया था। अब ये जनरल और सिपाहियों ने, जिनको खबर मिली थी कि लसियस यानी लुसिला का बेटा वापस आया है, ये खबर जाकर यहाँ के बादशाह गेटा और कारक को दे दी। यानी उन्होंने जनरल मार्कस को धोखा दे दिया था और सारी बातें जाकर बादशाह को बता दी थी कि पहले तो जनरल मार्कस बगावत करने वाला है और आपसे जंग करने वाला है इस तख्त के लिए, और दूसरी खबर उन्होंने यह दी थी कि लुसिला का बेटा वापस आ चुका है, जो अब इनसे यह तख्त छीन लेगा। ये सुनकर इन दोनों को गुस्सा आ गया और गेटा ने फौरन लुसिला और जनरल मार्कस को बंदी बनवा लिया, यानी कैद करवा दिया। अगले सीन में हम जेल में लसियस को देखते हैं, जिसके पास एक सिपाही बैठा हुआ था। यह सिपाही उसे यहाँ की पुरानी कहानियां बता रहा था, यहाँ के पुराने ग्लेडिएटर और यहाँ के पुराने हुक्मरानों की कहानियां, जिसमें उसके डैड का नाम भी था मैक्सिमस लसियस। इस आदमी के जरिए अपने डैड के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है और ये आदमी उसे उसके डैड के बारे में बताते हुए एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके डैड का आर्मर और उनकी तलवारें रखी हुई थीं। इन्हें देखकर लसियस को काफ़ी सारे अपने बचपन के फ्लैशबैक याद आए थे और उसे यकीन आ गया था कि लुसिला झूठ नहीं बोल रही थी, वह खुद मैक्सिमस और लुसिला का बेटा है। खैर, अगले दिन दिखाया जाता है कि बादशाह गेटा ने तो बहरहाल एक और जंग रख दी। वही जंग, वही फाइटिंग प्रोग्राम जो हर रोज़ वह एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, और इस बार उसने लड़ने के लिए बुलाया है अपने कैदी को, नए कैदी को, जो कि और कोई नहीं बल्कि जनरल मार्कस ही है।
जनरल मार्कस एक बहुत ही पुराने ग्लेडिएटर थे, एक बहुत ही पुराने फाइटर थे जिनके आगे किसी का भी टिक पाना नामुमकिन था। उनके सामने यहाँ जितने भी ग्लेडिएटर भेजे जाते हैं, जनरल मार्कस बड़े ही आराम से उनका मुकाबला करके उन्हें हराने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बुलाया जाता है लसियस को, वो भी गेटा के कहने पर। इस टाइम अब जनरल मार्कस और लसियस के बीच में लड़ाई चल रही थी। लसियस का तो मकसद था जनरल मार्कस को मारकर अपनी वाइफ का बदला लेना, लेकिन यहाँ लड़ते हुए जनरल मार्कस ने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और लसियस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये कहते हुए लसियस, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यहाँ के अगले सच्चे हुक्मरान हो। इसको इस तरह नीचे बैठा हुआ देखकर गेटा दूर से उठा और उसने लसियस को हुक्म दिया कि वह जनरल मार्कस को मार दे। लेकिन लसियस ने इस वक्त जनरल मार्कस को मारना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसके सामने वाला उस वक्त मुकाबला नहीं कर रहा था, बल्कि तलवार फेंक कर नीचे बैठा हुआ था। गेटा ने जब देखा कि लसियस ने उसकी बात ना मानते हुए जनरल मार्कस को नहीं मारा, तो वह अपने सोल्जर को जनरल मार्कस को मारने का हुक्म दे देता है और तभी सोल्जर धड़ाधड़ उस पर तीर बरसाक उसकी जान ले लेते हैं। यह देखकर लसियस को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे दुख तो हुआ था जनरल मार्कस की मौत का, लेकिन उसने इस मौत को राजनीति की तरह अपने लिए इस्तेमाल किया और सारी जनता से ऊंची आवाज में कहा, देखो यह राजा ने क्या करवाया, यहाँ के सबसे महान जनरल को मरवा दिया, जो सालों तक तुम्हारे राज के लिए तुम्हारे लिए लड़ते रहे। अगर इतने महान इंसान की जान की कीमत यहाँ कुछ नहीं, तो देख लो इस राजा के लिए तुम्हारी जानों की कीमत क्या है। एक दिन वह तुम सबको भी मरवा देगा। यह सुनकर यहाँ की जनता को भी गुस्सा आ गया और वे भी अपने राजा यानी गेटा के खिलाफ हो गए। देखते ही देखते यह मुहिम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग रातों में भी सड़कों पर निकल आए धरने देने के लिए और गेटा को सत्ता से हटाने के लिए। इस दौरान जब पूरे शहर में दंगे और फसाद हो रहे थे, जनरल मकन उसने अंदर एक और फसाद करवाया। उन्होंने जाकर राजा कारकिला, जो कि राजा गेटा का भाई था, से कहा कि गेटा कभी भी आपको राजा नहीं बनने देगा। वह हमेशा यह पूरे रोम पर अपनी ही हुकूमत रखना चाहता है और अपनी ही हुकूमत रखेगा। कारकी, जो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था, जनरल मकन उसकी बातों में आ गया और उसने जाकर गुस्से में गेटा पर हमला कर दिया। उसने तो तलवार से गेटा का सिर ही धड़ से अलग कर दिया और उसे मार डाला। इस सारी चीज से अनजान लुसिला उस वक्त लसियस से मिलने के लिए जेल में आई हुई थी। उसके हाथ में उसके डैड की एक अंगूठी थी, राजा की अंगूठी, जो यहाँ के असली तख्त नशीन को मिलनी थी। वह ये अंगूठी लसियस को देकर कहती है, अब इसके हकदार तुम हो। ये देखकर लसियस कुछ नहीं कहता और चुपचाप वह अंगूठी ले लेता है। इस वक्त उसकी आंखों में एक एक अजीब सा पछतावा था। उसने हाथ पकड़कर अपनी माँ यानी लुसिला को देखा और उससे कहा, मुझे माफ करना माँ, मैं जनरल मार्कस को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको खोना नहीं चाहता। यह कहकर उसने फौरन अपनी माँ लुसिला को गले लगा लिया और इन दोनों के बीच सारी नाराजगी खत्म हो गई। खैर, अब अगले दिन दिखाया जाता है कि बादशाह कारकी अपनी सरकार का ऐलान कर रहा था और सबको यह बता रहा था कि गेटा मर चुका है और अब यहाँ का नया बादशाह मैं खुद यानी कारकी हूँ। सभी इससे पहले कि उसके इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया दें, जनरल मकनस यहाँ गटा का सिर लेकर पहुंच जाते हैं और सब लोगों को बता करते हैं कि अपने भाई यानी गेटा का कत्ल खुद कारकिला ने किया है और बादशाह को मारने की सजा में यहाँ कारकिला को ही फंसा दिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। यह सारी चाल असल में मकनस की थी, लेकिन कारकिला को समझ नहीं आई क्योंकि वह सही नहीं था और इन दोनों को रास्ते से हटाने के बाद जनरल मकनस ने यहाँ पर अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। यहाँ पर उनकी हुकूमत आई। नीचे से लसियस ने अपनी चालें खेलना शुरू कर दी। लसियस ने अपनी अंगूठी, जो उसकी माँ ने उसे दी थी, उसे एक सिपाही के हाथ में दिया और उसे एक खास जगह बताई और बताया कि इस जगह पर तुम्हें जनरल डोरीज मिलेंगे। उनको यह अंगूठी देकर कहना कि रोम के बादशाह लसियस ने आपकी मदद मांगी है। यह सुनकर सिपाही जान गया कि लसियस कोई और नहीं बल्कि लुसिला का बेटा था। उसने भी लसियस का आदेश माना और वह जनरल डोरीज की मदद लेने के लिए निकल गया। यहाँ जनरल मकनस ने ताकत के नशे में चूर लसियस को एक नई ग्लेडिएटर खेल के लिए बुलाया, क्योंकि लसियस ने जनरल मकन उसका ग्लेडिएटर बनने से मना किया था। इसीलिए अब जनरल मकनस उसे अपने सामने कई लोगों से ख्याति का करड़ बदला लेने का इरादा रखते थे। यह संदेश जब लसियस तक पहुंचा तो लसियस गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसने यहाँ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। जेल की चाबी उसने पहले ही सिपाही से ले ली थी। मौके का फायदा उठाते हुए वह जेल तोड़कर बाहर निकल आया और उसने यहाँ के सिपाहियों पर हमला कर दिया। वह यहाँ से आज़ाद होकर भाग चुका था, क्योंकि उसे जाकर जनरल डोरीज की सेना के साथ मिलना था और वापस आकर यहाँ जनरल मकन उस पर यानी रोम पर हमला करना था। अपनी सरकार, अपना हक लेने के लिए इस बात को ज्यादा देर नहीं लगी और यह खबर जनरल मकन तक भी पहुंच जाती है कि जनरल डोरिस अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ हमला करने के लिए आ रहा है। यह देखकर उन्होंने भी जो यह कार्यक्रम सेट किया हुआ था उससे उठकर युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। कुछ देर बाद हमें एक युद्ध का माहौल दिखाया गया, जहाँ सामने सामने दो फौज थी। एक रोमन फौज जिन्हें जनरल मकरिनस कमा रहे थे और दूसरी फौज जिसे लसियस और जनरल डोरिस लीड कर रहे थे। हालांकि लसियस और जनरल डोरिस की फौज कम थी, लेकिन उनकी बहादुरी और हिम्मत बहुत ज्यादा थी। ये दोनों फौज आपस में लड़ने लग जाती हैं। अब यहाँ दो फौज लड़ रही थी। वहीं पर जनरल मकस और लसियस भी आमने सामने आ गए
और लसियस ने कहा कि मैं रोम को तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। ये कहते ही उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई उनकी बहुत भीषण थी। कभी लसियस तो कभी जनरल मैकन्स एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तलवारबाजी करते हुए ये लोग पानी में उतर आए, लेकिन अब भी लड़ाई नहीं छोड़ी। लड़ाई करते करते एक